हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल CCH में। मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों से कि दिवाली के साथ साथ आप अपनी स्टडी को भी एक रिदम में खुशियों के साथ एक सही दिशा में रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी टीम आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए पूरा फुल जो कोर्स है आपका वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं हम लोग आपको। और उसी सीरीज़ में मैं भी, मेरा नाम कपिल, ज्योग्राफी की सीरीज़ में लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी टॉपिक में, या मैं कहूँ इस सब्जेक्ट में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो ये है पृथ्वी की गतियां। ओके, अब इसको बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। पेन और कॉपी साथ लेके बैठिए, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। ओके गाइस, शुरू करते हैं जी। ये है, जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये फर्स्ट पृथ्वी की गतियां। अब क्या होती हैं गतियां वो भी देखेंगे यहां पे। नेक्स्ट देखते हैं कि आपको पता है कि पृथ्वी, एक मिनट, पेन को थोड़ा सा मोटा कर लेता हूं मैं, कि पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। इसकी दो गतियां हैं। गतियां कौन सी हैं आपको पता है? रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन वो गति होती है कि जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूमती है अपने चारों तरफ। ओके, इससे दिन और रात बनते हैं हमारे। गुड। रिवॉल्यूशन वो गति होती है जब अपनी अर्थ, जो हमारी पृथ्वी, ये सूरज के चारों ओर घूमती है। ठीक है, इससे ऋतु परिवर्तन होता है, सीजनल चेंजेस होते हैं। हालांकि इसमें पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, या पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये स्प्रिंग, यानी अब ये स्प्रिंग क्या है, ऑटम क्या है, इक्वेटर, सन, विंटर, समर, ये क्या है, इनको भी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम रोटेशन और डेली मोशन। डेली मोशन मतलब दिन रात बनने वाला पोर्शन है इसमें। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे घूर्णन अथवा दैनिक गति। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व लट्टू के समान घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। अच्छा, घूर्णन हो या परिभ्रमण हो, दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? दोनों का मतलब हो जाएगा रोटेशन। इंग्लिश में याद रख सकते हैं आप रोटेशन, और हिंदी में तो ये आपके सामने है। ठीक है, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन व रात होते हैं, अतः इस गति को आप दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा एक्सिस है, ये पृथ्वी के घूमने की दिशा है, यानी कि हमारी जो अर्थ है, मैं कलर चेंज करूं, यहां पे व्हाइट ले लेते हैं जी, ये थोड़ा ठीक रहेगा। जैसे जो घूमने की जो दिशा है हमारी अर्थ की, वो कैसी है? वो है जी हमारे पास वेस्ट टू ईस्ट। थोड़ा सा साफ साफ लिख रहा हूं, वेस्ट टू ईस्ट। इसका मतलब यह है कि हमारी अर्थ का सूरज के सामने जो हिस्सा पहले आएगा वहां पे दिन सबसे पहले होगा। ठीक है, इसीलिए हमारी अर्थ पे, जो हमारा प्यारा सा देश भारत है, वहां पे जो सूर्य उदय होता है भारत में, वो सबसे पहले कहां पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि हमारे भारत का जो है सबसे पहले सब वही सामने आता है, किसके? सूरज के। ठीक है, यहां पे इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। जैसे एक है सिडरल डे और एक है आपका ये सोलर डे, नेक्स्ट आएगा अभी। ठीक है, नक्षत्र दिवस। दरअसल पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं सिंपल। एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर दो बार गुजरने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं आप? नक्षत्र दिवस कहते हैं। इसकी अवधि 23 घंटे 56 मिनट की होती है। ठीक, मैं आपको बिल्कुल सिंपल बताता हूं। देखो, हमारे पास में सूरज है, सूरज के पास में ग्रह हैं हमारे 8। ठीक है, इन ग्रहों से दूर कुछ तारों का समूह होता है, जिनको आप लोग क्या बोलते हो? नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, जिनको आप नक्षत्र बोलते हो। अब नक्षत्र, जब हमारी अर्थ घूमती है तो घूमते टाइम एक नक्षत्र को पार करने में वो जितना टाइम लेती है, उसी को आप लोग बोलते क्या हो जी? नक्षत्र दिवस। और वो टाइम कितना होता है? जो ये 23 घंटे 56 मिनट का। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। यानी अगर मैं कहूं यहां पे, जैसे ये हमारे पास में क्या है जी? सूरज। आपको पता है कि इनके पास में कुछ प्लैनेट्स हैं, यानी कुछ ग्रह हैं, 3, हाँ, ये 1 2 3 4 5 6, 4 और 4 8। ठीक है, 8। अब इनसे दूर कुछ स्टार्स होते हैं, है ना, कुछ तारे होते हैं, इनका कुछ समूह होता है, इन्हीं को आप नक्षत्र बोलते हो। ठीक है, कुछ तारों का समूह। अब जो इनसे दूर होता है उनको, यानी कुछ तारों का समूह और भी होता है बड़े लेवल पे, उनको आप बोलते क्या हो जी? तारामंडल।
यानी जो नक्षत्र से दूर होता है उनको आप लोग क्या बोलते हो? तारामंडल। तारामंडल दैट इज कॉन्स्टलेशन। क्या क्या होता है ये? कि सीक्वेंशियल या मैं कहूं कि व्यवस्थित तारों का एक समूह होता है, ठीक है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? तारामंडल। इसका मतलब हमारी अर्थ जैसे ये है, ये अपनी एक्सिस पे है, इसको घूमने में, इनको पार करने में जो भी टाइम लगेगा उसको आप क्या बोल देते हो? सिडिरल डे यानी नक्षत्र दिवस। ये होता है 23 घंटे 56 मिनट का। और इसी से आगे 1 डिग्री यानी मैं कहूं अगर हम अपने सूरज को कांस्टेंट मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं, और जब हमारी अर्थ घूम के दोबारा से उसी पॉइंट पे आती है तो क्या वो 1 डिग्री आगे और सरक जाती है। और आपको पता है कि हमारी अर्थ 1 डिग्री घूमने में टाइम लेती है 4 मिनट का। तो वो 4 मिनट जब इसमें ऐड हो जाते हैं तो 23 घंटे 56 मिनट में जब 4 मिनट आप ऐड कर देंगे तो वो हो जाएंगे जी क्या? आपके पूरे 24 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 24 घंटे का हमारा क्या होता है? एक सोलर डे होता है, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बेशक वीडियो को रोक के ये बात आप दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। ओके, जैसे आगे देखते हैं हम इसमें, ये रहा सोलर डे, है ना, यानी सौर दिवस। जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया था, जब सूर्य को गतिहीन मानकर, है ना, हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, स्टेगनेंट मान लेते हैं, कि पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि पूरी 24 घंटे की होती है, ठीक है। 24 घंटे याद रखना, ये कैसे होता है वो भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। ज्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता है नहीं, बस हल्का हल्का सा ध्यान रखो कि सोलर डे 24 घंटे का होता है और नक्षत्र दिवस 23 घंटे 56 मिनट का होता है। कंसेप्चुअल क्या है वो सारी बातें मैंने आपको बताई है अभी अभी, है ना, थोड़ी देर पहले। ओके, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं जी इसमें। हाँ, अब अगली जो गति है रिवॉल्यूशन या एनुअल मोशन, उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण। यानी अगर मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा यहां पे सिंपल अगर समझाऊं, देखिए ये है हमारी अर्थ यानी हमारी पृथ्वी की गति। गति चाहे हमारी पृथ्वी की हो, चाहे ग्रह दूसरे ग्रहों की हो, चाहे उपग्रह की हो, चाहे वो सूरज की हो, ठीक है। गति दो होती हैं जी यहाँ पे। एक तो वो कि वो अपनी धुरी पे घूमेगा या अपनी धुरी पे घूमेगी, एक वो जो किसी के चारों ओर घूमेगी, ठीक है। अपनी धुरी पे घूमने को आप लोग क्या कहते हैं? रोटेशन। और किसी के चारों ओर घूमने को आप लोग क्या बोलते हो? रिवॉल्यूशन, ठीक है। रिवॉल्यूशन। रोटेशन का मतलब यानी दिन रात बनते हैं, रिवॉल्यूशन का मतलब यानी ऋतु परिवर्तन होता है। रोटेशन का मतलब अपनी धुरी पे अपने चारों ओर घूमना, रिवॉल्यूशन का मतलब किसी के चारों ओर घूमना अपनी ऑर्बिट में रहते हुए, ठीक है। मोशन, तो रोटेशन तो हमने पढ़ लिया है। रोटेशन में हमने क्या पढ़ा? नक्षत्र दिवस पढ़ लिया, सोलर डे पढ़ लिया, दिन और रात होते हैं इससे, वो चीज हमने पढ़ ली। बात इसमें और भी है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें जरूरी हैं उन पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है जी, ठीक है। रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब यानी एनुअल मोशन भी बोल सकते हैं आप इसको, वार्षिक गति भी आप बोल सकते हैं इसको। तो ये वार्षिक गति के बारे में जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसको देखिए, पढ़ लेते हैं एक बार। वार्षिक गति क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग, अंडाकार का मतलब है जी इलेप्टिकल शेप, है ना। इलेप्टिकल शेप कैसी होती है? जैसे मैं अगर आपको बोलूं, एक बार हमारी पृथ्वी थोड़ी सी ऊपर जाएगी तो एक बार थोड़ी सी नीचे जाएगी, कुछ कुछ इस शेप में होती है, ठीक है। अगर मैं यहां पे मान लेता हूं अपना सूरज, ये यहां पे अपना सूरज मान लेता हूं, तो हमारी अर्थ एक बार यहां पे आएगी और हमारी अर्थ एक बार यहां पे आएगी। तो ये जो शेप है ना, ये जो आकृति है, इसी को आप क्या बोलते हो? इलेप्टिकल, ठीक है। और इसी हिसाब से, इसके आधार पर ही हमारी अर्थ घूम रही होती है सूरज के चारों ओर, ठीक है। 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी के इस अंडाकार मार्ग को भूकक्षा या अर्थ ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट का मतलब कि एक पृथ्वी का रास्ता, यानी जिस रास्ते से या जिस रास्ते पे चलते हुए ये विजिबल नहीं होता, मानते हैं कि भाई ये पृथ्वी अगर यहां से होके अगर गुजर रही है तो ये क्या होगी? ये इसकी ऑर्बिट है, ठीक है, ऑर्बिट कहते हैं। और पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण या वार्षिक गति भी कहते हैं। यानी इनसे क्या होते हैं जी आपके सीजन चेंजेस। जैसे आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे समर, पेन चेंज कर लेता हूं मैं थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है? समर होगी, यहाँ पे क्या है जी आपकी? विंटर होगी, यहाँ पे स्प्रिंग, इनको इक्विनॉक्स भी बोलते हैं आप, है ना, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। यहाँ पे ऑटम इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स। अब क्या है, इसको मैं आपको एक बहुत अच्छे डायग्राम के साथ में समझाऊंगा, वो डायग्राम आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। अब ये घूम रही है ऐसे, ये घूम रही है ऐसे, ये घूम रही है ऐसे, ये घूम रही है ऐसे। अच्छा, यहाँ पे समर क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है ये रही इस पे इक्वेटर लाइन, ये
ठीक है। इक्वेटर के नॉर्थ वाले हिस्से को आप लोग क्या बोलते हो, नदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और इसके साउथ वाले पार्ट को आप बोलते हो क्या, दक्षिणी गोलार्ध। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध वाला भाग सूरज के सामने है, इसका मतलब यहां पे गर्मी ज्यादा पड़ेगी, इसका मतलब यहां पे क्या होगा जी आपका समर, ठीक है। और सेम यहां पे आप देखेंगे जब हमारी यहां पे जब विंटर होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी अर्थ है ये रही जी इक्वेटर, यहां पे इक्वेटर के नॉर्थ में नदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के साउथ में आपका सदर्न हेमिस्फीयर। अब जब नदर्न हेमिस्फीयर थोड़ा सा तिरछी होगी हमारी अर्थ, तो जो सूरज की जो किरणें हैं वो सीधी कहां होंगी जी, दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा किरणें पड़ेंगी। तो इधर क्या होगा, इधर तो होगी गर्मी, कहां पे, सदर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन नदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगी जी, यहां पे सर्दियां हो जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब जब हमारे यहां पे विंटर होती है, जब इंडिया में विंटर होती है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, न्यूजीलैंड में क्या होगा, वहां पे जी गर्मी पड़ रही होगी, ठीक है। अभी हम लोग और देखेंगे इसको अच्छे से, यहां से आगे देख लेते हैं जी। पेरिहीलियन क्या है, उपसौर क्या है, ये सारी बातें मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, एक बार वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक। और वैसे तो आप इसको पढ़ ही लेना, और इसको और बताने में मैं क्या क्यों और टाइम वेस्ट किया जाए, जब हम लोग इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि जो पेरिहीलियन होता है वो कब होता है, 3 जनवरी को होता है, और जो एफीहीलियन होता है, एफीहीलियन होता है जी क्या, 4 जुलाई को होता है। ये बात आपको यहां से याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है, ये बात आपको यहां पे याद रखने की आवश्यकता है। जैसे चलो खैर बता ही दूं आपको, मैं यहीं पे बता देता हूं। जैसे आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में सूरज के चारों ओर घूम रही होती है, ठीक है जी। जब सूरज के चारों ओर घूम रही होती है तो जाहिर सी बात है एक बार हमारी पृथ्वी सूरज के नजदीक जाएगी, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, पेरिहीलियन, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस पे कब होगी, जनवरी में, जनवरी में भी कब होगी, 3 जनवरी को होगी, ठीक है, ओके। उसके बाद जब मैक्सिमम डिस्टेंस होगा हमारे पास में कितना, 15 करोड़ 21 लाख, यहां पे था मिनिमम कितना, 14 करोड़ 70 लाख मान लेते हैं इसको, ठीक है। जब मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तो उसको आप लोग बोल देते क्या हो, एपीहीलियन। एपीहीलियन का मतलब क्या होता है, अपसोर होता है, अपसोर। एपीहीलियन कब होगा, जुलाई में, और वो भी कब, एग्जैक्ट 4 जुलाई को, लगभग यही डेट रहती है आपके ऑथेंटिक बुक्स में, ठीक है। अब आपको ये भी पता है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, यहाँ पे भी मैं एक बार और बताता हूँ आपको कि मिनिमम डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के डिवाइड बाई 2 करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप लोग बोलेंगे क्या, एवरेज डिस्टेंस। और एवरेज डिस्टेंस आता है जी कितना, 14 करोड़ 95 लाख से 97 लाख के आसपास, ठीक है। उसको हम मान लेते हैं कितना, 15 करोड़ मान लेते हैं जी, उसको हम मान लेते हैं कितना, 15 करोड़ किलोमीटर। और ये 15 करोड़ किलोमीटर क्या है, ये 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी और सूरज के बीच की औसत दूरी। किसकी, पृथ्वी और सूरज के बीच की औसत दूरी, जिसको आप लोग बोलते हो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका मतलब ये है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 15 करोड़ किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश को, सूरज के प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय होता है कितना, लगभग 8 मिनट 16 सेकंड से लेके 20 सेकंड के बीच का टाइम लगता है। वो इसी हिसाब से जी उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, आप जानते हैं, मैं पेन का जो कलर है वो चेंज कर रहा हूं जी, यहां पे ये व्हाइट ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है यहां पे स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल क्या है, प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या मैं कहूं इसको, या मैं कहूं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 पावर माइनस कर दी है ना, अब किलोमीटर में चेंज हो गया। या मैं कहूं इसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इन तीनों में से कोई भी एक आप याद रख सकते हैं। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल है, इसका मतलब ये है कि जो सनलाइट है वो 1 सेकंड में कितना चलती है, 3 लाख किलोमीटर। इसका मतलब 15 करोड़ किलोमीटर के डिस्टेंस को पार करने में टाइम क्या लेगी, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो टाइम आता है कितना, लगभग 8 मिनट 16 सेकंड से लेके 20 सेकंड के बीच का। ओके, ये थोड़ा सा कंसेप्ट है यहाँ पे। इससे आगे हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ। एपीहीलियन क्या था, अभी हम लोगों ने देखा। ऐसी स्थिति सामान्य जुलाई के मध्य में होती है, पिछली स्लाइड में हम लोग ये बात अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और पेरिहीलियन एपीहीलियन क्या है, इसके बारे में अच्छे से जी मैंने
पिछली वीडियो में बताया है आपको। तो एक बार आप चैनल पे जाना CCH के, और वहां पे आप सर्च करना, ये वहां पे आपको उस वीडियो में मिल जाएगी ये वाली बातें जो मैंने यहाँ पे बताई है। ओके, आगे देखते हैं जी। डे एंड नाइट बीइंग शॉर्टर एंड लॉन्गर। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है गाइज, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, और आप यकीन मानिए बहुत अच्छे डायग्राम से मैं इसको समझाऊंगा आपको। वो डायग्राम जरूर याद रख लेना, ठीक है। उसमें कुछ बातें आपको और अच्छे से भी समझ में आएंगी, और कुछ बातें आपको उसमें थोड़ी सी एडवांस मिलेगी, ठीक है। बाकी एक बार पढ़ लेते हैं इसको हम, ठीक है जी। दिन रात का छोटा या बड़ा होना क्या है देखते हैं। यदि पृथ्वी अपने धुरी पर झुकी हुई न होती तो सर्वत्र दिन रात बराबर होते। इसी प्रकार यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तो एक गोलार्ध में दिन सदा ही बड़े और रातें छोटी रहती, जबकि दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते। परंतु विश्वत रेखीय, ये विश्वत है जी, ये यहाँ पे थोड़ी सी एरर हुई है यहाँ पे, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। ये है विषुवत रेखीय, ठीक है, थोड़ी सी बस प्रिंटिंग एरर है, उसके लिए माफ करना जी। विषुवत रेखीय भाग को छोड़कर विश्व के अन्य सभी भागों में विभिन्न ऋतुओं में दिन रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि इसे प्रकाश वृत्त हमेशा दो बराबर भागों में बांटता है। अच्छा, प्रकाश वृत्त क्या होता है? प्रकाश वृत्त ये होता है जी कि जैसे मैं आपको बोलूं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इधर बता रहा हूं इसके बारे में। जैसे ये है हमारे पास में सूरज, ठीक है, ये है हमारे पास में अर्थ है, तो आपको पता है कि सूरज की रोशनी इस वाले पार्ट में पड़ रही होगी, इसका मतलब इस वाले पार्ट में क्या है? उजाला, और इस वाले पार्ट में क्या होगा? अंधेरा। इसी को बोलते हैं आप क्या? इसी वाले पार्ट को प्रकाश वृत्त बोल देते हैं, ठीक है। हमेशा दो बराबर भागों में बांटता है, अतः विषुवत रेखा का आधा भाग प्रत्येक स्थिति में प्रकाश प्राप्त करता है, ठीक है। अब इसको कैसे देखते हैं? इसको मैं, अगर आप देखें कि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई न होती तो सर्वत्र दिन रात बराबर होते। आदर्श सिचुएशन बता रहा हूं मैं आपको, है ना, सामान्य क्या है। ये हमारी पृथ्वी है, इसको मैं अगर ऐसे करूं, पहले सूरज बना लेते हैं, सूरज, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये झुकी हुई नहीं है, अगर झुकी हुई नहीं है तो जाहिर सी बात है इस पे बराबर सनलाइट इधर पड़ेगी, ठीक है, इधर सनलाइट पड़ेगी, यहां पे इधर अंधेरा रहेगा। अब लेकिन हमारी अर्थ झुकी हुई है कितना? लगभग 23.5 डिग्री एक्सियल इंक्लिनेशन, यानी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, यानी हल्की सी तिरछी है यहाँ पे। अब सनलाइट थोड़ी सी पड़ेगी जी, यहाँ पे तिरछी पड़नी शुरू हो जाएंगी ऊपर वाले हिस्से पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टाइम, वो जो इसमें दिन रात है उनमें थोड़ा सा गैप आ जाता है ना, उनके टाइम ड्यूरेशन को लेके। तो इसमें वही बात बताई जा रही है कि दिन रात बराबर होते। इस प्रकार यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तो एक गोलार्ध में दिन सदा ही बड़े होते और एक में सदा ही छोटे रहते। तो जाहिर सी बात है, जो इसके कंसिक्वेंसेस होते, जो इसके परिणाम होते, वो कुछ अलग ही होते, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं आगे। ओके, इस डायग्राम को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता रहा हूं, दिन रात बड़े वाला कंसेप्ट, ठीक। थोड़ा सा बैक चलते हैं जी, यहां पे ऐड कर लेते हैं। जैसे ध्यान से देखना आप इस डायग्राम को, बहुत चीजें आपको इसमें अच्छे से समझ में आएगी। बाकी लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, आर्कटिक सर्कल क्या होता है, ये सारी बातें मैं अलग से एक टॉपिक में समझाऊंगा आपको। अभी सिर्फ आप इतना समझो कि ये चीज यहां पे है। इसको बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, ठीक है जी। यानी इसको आप विषुवत रेखा भी बोलते हो, इसको आप भूमध्य रेखा भी बोलते हो। ऐसा क्यों बोलते हैं? तीनों नामों का एक अलग सेंस है। इक्वेटर मतलब अपनी अर्थ को दो बराबर भागों में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओके। विषुवत रेखा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इक्वेटर के आसपास पड़ने वाले देशों में साल भर दिनों रात बराबर होते हैं, लगभग 12-12 घंटे के, और उसे बोलते हैं इंग्लिश में इक्विनॉक्स, हिंदी में बोलते हैं विषुव, और उसी के आधार पर इसका नाम क्या है? विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा क्यों? ये अपनी भूमि का टुकड़ा है और ये इसके बीच से होती हुई जा रही है कर्क, ये जो विषुवत रेखा है, इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है, एग्जैक्ट में ऐसा है नहीं, हमने मानी हुई है ये, ठीक है। तो इन तीनों नामों का एक अलग सेंस है जी यहाँ पे। अगली बात है यहाँ पे क्या, आप देखते हैं,
जैसे ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ। अच्छा, मैंने नॉर्थ क्यों लिखा यहां पे? क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। इसको आपने क्या नाम दिया? इसको नाम दिया आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। अब ये कंफ्यूज नहीं होना है कि लाइन और सर्कल में क्या फर्क है। लाइन सर्कल में फर्क होता है। इन्हें लाइन कहां पे बोलते हैं, सर्कल कहां पे बोलते हैं, लेटीट्यूड्स को। इसके बारे में अच्छे से कंसेप्ट के साथ में मैं आपको अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, जब ये टॉपिक हमारा शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद में आप देखते हैं यहां पे साउथ में भी हमने एक लाइन खींची, जिसको आपने नाम क्या दिया? 23.5 डिग्री साउथ। साउथ क्यों बोला इसको? क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है, सदर्न हेमिस्फीयर में है। और इसका नाम क्या है जी हमारे पास में? बोलो। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन। कैप्रिकॉर्न लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन। कैप्रिकॉर्न लाइन का मतलब है जी क्या? यहां पे मकर रेखा। और इसको आप क्या बोलते हो हिंदी में? कर्क रेखा। ये वही रेखा है जो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है 8 राज्यों से। और कौन कौन से वो राज्य हैं, उनके बारे में सीक्वेंस क्या है, और उन राज्यों में कौन कौन से शहर हैं जो उसके नियर बाई हैं, कौन कौन सी राजधानियां हैं जो इसके नियर बाई है। इसके नॉर्थ में पड़ने वाली सबसे निकट की राजधानी कौन सी है, साउथ में पड़ने वाली सबसे निकट यानी नियरेस्ट कैपिटल कौन सी है। ये कुछ कुछ बातें हम लोग देखेंगे वहां पे बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे जो पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था दिन रात का छोटा या बड़ा होना, 6 महीने के दिन रात का होना, वो सारी बातें आपकी इसी डायग्राम से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ओके गाइज, तो एक डेट है हमारे पास में 21 जून, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं जी यहां पे। एक है 21 मार्च, एक है 23 सितंबर, और यहां पे एक है 22 दिसंबर। अब यहां पे क्या देखेंगे हम, ध्यान देना। 21 जून। 21 जून का मतलब यह है कि जून के महीने में 21 तारीख को सूरज कर्क रेखा पे परपेंडिकुलरली सनशाइन, यानी मैं कहूं कि 21 जून को सूरज कर्क रेखा पे बिल्कुल सीधा चमकेगा। जब 21 जून को सूरज कर्क रेखा पे सीधा चमकेगा तो उस अवस्था को क्या बोल देंगे आप? उसको बोल देंगे आप समर सोलेस्टिस। समर सोलेस्टिस यानी ग्रीष्म अयानांत, यानी ग्रीष्म अयानांत, ठीक है, यानी ग्रीष्म अयानांत। 22 दिसंबर को क्या होगा? अगर मैं यहां पे बोलूं 22 दिसंबर को जब सूरज मकर रेखा पे सीधा चमकेगा तो यहां पे क्या होगा? उस अवस्था को आप बोल देंगे क्या? विंटर सोलेस्टिस, यानी शीत अयानांत। पहले इन शब्दों पे ध्यान देना, शीत अयानांत है ना, ज्योग्राफी का शब्द। ओके, उसके बाद आप देखते हैं जब सूरज 21 मार्च को भूमध्य रेखा पे सीधा चमकेगा उसको बोल देंगे जी आप क्या? स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स यानी बसंत विषुव। बसंत विषुव। और जब सूरज 23 सितंबर को यहां पे चमकेगा फिर दोबारा से कहां पे? इक्वेटर पे, तो उसको आप लोग क्या बोल देंगे? ऑटम इक्विनॉक्स। उसको बोल देंगे आप ऑटम इक्विनॉक्स यानी शरद विषुव। शरद विषुव। और यही ज्योग्राफी के हिसाब से 4 दिशाएं हैं। यही क्या है? 4 ऋतुएं हैं, ठीक है, इन्हीं को ही बोलते हैं। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी या मैं कहूं भारतीय संस्कृति के हिसाब से हम लोगों ने ऋतुएं 4 से ज्यादा मानी हुई हैं, ठीक है। अब यहां पे ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया इसके बारे में कि सूरज इन इन तारीखों को इन इन डेट पे यहां पे चमकता है। अब यहां से आगे दिन और रात बड़े वाला कंसेप्ट देख लेते हैं जो हमारा टॉपिक है। यहां पे देखिए, इसका मतलब यह हुआ 21 जून को सूरज यहां पे एक बार चमकेगा। इक्कीस जून को सूरज यहां पे क्या होगा जी? एक बार चमकेगा, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि भूमध्य रेखा पे अगर मैं दूसरा पेन यूज कर लूं यहां पे व्हाइट वाला, भूमध्य रेखा पे सूरज साल में 2 बार चमकेगा।
एक आपका 21 मार्च को, एक आपका 23 सितंबर को। इसका मतलब ये है कि भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा को यानी इक्वेटर लाइन को सूरज साल में 2 बार क्रॉस करता है। ये बात याद रखने वाली बात है। ओके, उसके बाद 22 दिसंबर को सूरज मकर रेखा पे एक बार चमकेगा। क्लियर है? अब यहां पे आपको पता है जब 21 जून को सूरज कर्क रेखा पे चमकेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा लॉन्गेस्ट डे। ठीक है, यहीं पे क्या हो जाएगा जी, लॉन्गेस्ट डे यानी सबसे बड़ा दिन। एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूं यहीं पे ही, जब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगी जी, सबसे छोटी रात यानी शॉर्टेस्ट नाइट। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर? अगर मैं आप लोगों को बोलूं 21 जून को, ये बात थी हमारे पास में कहां पे, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन 21 जून तो साउथ में भी होगा है ना, डेट तो एक ही रहेगी ना, थोड़ा बहुत वो बाकी कैसे होता है वो हम लोग देख लेंगे बाद में। अब ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध में, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात हो जाएगी। क्लियर? लेकिन 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? ठीक, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और बिल्कुल सिंपल वे में समझते हैं इसको। पहले इसको देख लेते हैं। जब सूरज 22 दिसंबर को यहां पे चमकेगा, कहां पे, मकर रेखा पे, तो यहां पे क्या होगा जी, लॉन्गेस्ट डे यानी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। इसका मतलब 22 दिसंबर को ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात हो जाएगी, शॉर्टेस्ट नाइट। ठीक है, अगर समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को पॉज करके जरूर देखना इसको, वैसे मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ठीक है जी, इसका मतलब यह हुआ कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात। क्लियर? लेकिन 22 दिसंबर तो भारत में भी होगा। क्लियर? थोड़ा सा एक कदम और आगे चलते हैं जी। यहां पे देखिए, जब ध्यान देना 21 जून को जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, बोलो? कुछ बात समझ आ रही है ना आपको? चलो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं, एक बार और देखते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा तो 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगी जी, आपकी सबसे छोटी रात। वहीं पे 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, यहीं पे ऐड करा देता हूं मैं आपका। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? ठीक है, शॉर्टकट में मैं अगर कहूं तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा जी, सबसे लंबी रात यानी लंबी रात और छोटा दिन। लंबी रात और छोटा दिन कहां पे, दक्षिणी गोलार्ध में। कब? 21 जून को। ठीक ऐसे ही यहां पे 22 दिसंबर को क्या होगा, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा जी, गाइज ये डायग्राम जरूर याद रख लेना आप। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या होगा जी, यहां पे होगा उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या होगा जी, यहां पे हो जाएगी जी आपकी यहां पे हो जाएगी जी आपकी लंबी रात और छोटा दिन यानी सबसे छोटा दिन। यहां पे मैं छोटा दिन लिख रहा हूं, सबसे छोटा दिन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, लंबी रात छोटा दिन। वहीं 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट। वहीं 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे बड़ा दिन सबसे छोटी रात। वहीं 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, लंबी रात छोटा दिन। कंफ्यूज नहीं होना है, डायग्राम याद रखो। ओके ओके, आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। कलर चेंज कर लेता हूं जी मैं इसका, ये वाला। 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी दुनिया में दिन और रात, पूरी दुनिया में दिन और रात कैसे होते हैं जी, बराबर होते हैं। जब पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, उस सिचुएशन को आप क्या बोल देते हो, विषुव बोल देते हो। इसे आप क्या बोलते हो, विषुव बोलते हो। और विषुव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप, इक्विनॉक्स।
ठीक है, इसको आप लोग क्या बोल देते हो, इक्विनोक्स। ये तो बात यहाँ पे थी जी दिन बड़े छोटे ये सब होने की। अब यहाँ पे कंसेप्ट और समझते हैं कि 6 महीने के दिन 6 महीने की रात क्यों होती है, क्योंकि ये बात आपकी स्लाइड में है। देखो, जब सूरज इक्वेटर पे आता है 21 मार्च को, तो जाहिर सी बात है नॉर्थवर्ड मूव करता है, उत्तरी गोलार्ध में मूव करता है, आगे की ओर जाता है। तो 21 मार्च से, और पेन चेंज कर लेता हूं, व्हाइट वाला, तो 21 मार्च से 21 जून तक जाने में उसको टाइम लगता है कितना, 3 महीने का। इसका मतलब 3 महीने तक दिन का रेशो रहेगा कहां पे, ध्रुवीय क्षेत्रों में। उसके बाद में जब 21 जून के बाद सूरज दोबारा से साउथवार्ड मूव करता है, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ मूव करने लग जाता है, तो 21 जून से 23 सितंबर तक फिर दोबारा से इसको 3 महीने का टाइम लगता है। इसका मतलब 3 महीने जाने का, 3 महीने आने का, इसका मतलब 3 और 3 6 महीने। इसका मतलब 6 महीने का दिन रहेगा कहां पे रहेगा बोलो, ये आर्कटिक सर्कल वाले क्षेत्रों में, यानी जहां से आर्कटिक वृत्त गुजरता है वहां पे, और ध्रुवीय क्षेत्रों में जो देश है वहां पे, इन वाले एरिया में क्या रहेगा जी आपका 6 महीने का दिन। तो यहां पे साउथ वाले एरिया में, इस वाले एरिया में, अंटार्कटिक सर्कल के पास वाले जो देश है वहां पे क्या हो जाएगा जी, वहां पे हो जाएगा जी आपका 6 महीने की रात। सेम कंसेप्ट इसमें उलट जाएगा, जब यहां पे 6 महीने का दिन होगा तो यहां पे 6 महीने की रात हो जाएगी इस वाले एरिया में। बात समझ आई आपको, यही होता है जी आपका दिन रात छोटे बड़े का कंसेप्ट, और 6 महीने के दिन और रात का। दोबारा से वीडियो को पॉज करके देख लेना अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आई होगी, ठीक है। वैसे मैंने बहुत आसान भाषा में समझाने की आपको कोशिश करी है, ये डायग्राम समझ में आ जाएगा आपकी तो बाकी की बातें भी समझ में आ जाएगी, ठीक है जी। तो यहां से आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, कहां थे हम, तो दिन छोटे बड़े ये सारी बातें मैंने आपको समझाई थी। इसमें ये सारी बातें जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, इसको एक बार जरूर अच्छे से आप बनाना अपनी कॉपी में। यहां से आगे बात है हमारी ये सेलेस्टियल इक्वेटर। सेलेस्टियल इक्वेटर का मतलब किसी भी आकाशीय पिंड का इक्वेटर क्षेत्र हो सकता है, इसमें वो बात है, ठीक है, सेलेस्टियल इक्वेटर। अब यहां पे आपको 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं, ठीक, गौर से समझना। राइट एंगल टू ऑर्बिट, यानी ये पृथ्वी की सामान्य अवस्था है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ये पृथ्वी की सामान्य अवस्था है कि अगर पृथ्वी हमारी झुकी हुई ना होती तो हमारी पृथ्वी ऐसे होती, बिल्कुल ठीक है, सामान्य अवस्था। लेकिन हमारी पृथ्वी ऐसी है नहीं, हमारी पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, एक्सियल इंक्लिनेशन, यानी अक्षीय झुकाव। अक्षीय झुकाव क्या है, यहां से लेकर यहां तक ये वाला पार्ट। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल, और ये हो जाएगा यहां पे जी आपका साउथ पोल, ठीक है। अब यहां से जो आदर्श स्थिति है, या जो आदर्श स्थिति होनी चाहिए थी, लेकिन जो एक्चुअल में स्थिति है वो ये। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो है लगभग 23 डिग्री 44 मिनट, या मैं कहूं लगभग आप उसको ना 23.5 डिग्री का कह सकते हैं। तो यही जो है हमारे पास में 23.5 डिग्री एक्सियल इंक्लिनेशन, 23.5 डिग्री पृथ्वी का अक्ष झुकाव, वो यही होता है जी, ठीक है जी। उसके बाद में ये एक लाइन और देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से ना ये मैग्नेटिक लाइन होती है आपकी, ठीक, यानी मैग्नेटिक पोल वाली लाइन होती है। जैसे आपकी ये जो हमारी अर्थ है, यहां पे जो नॉर्थ पोल वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली यहां पे, यहां से लेके, और जो मैग्नेटिक पोल वाली जो लाइन है ये वाली, इसके बीच में जो एंगल बनता है वो है कितना, 10 डिग्री का। लेकिन साउथ में ये एंगल कुल आधे डिग्री का एंगल बनेगा। वैसे ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है आपको, सिर्फ इतनी बात याद रखो कि हमारी पृथ्वी का जो एंगल है वो है जी कितना, 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव वाला। और जो ऑर्बिटल प्लेन वाला पार्ट है वो यहां से लेके लगभग आप यहां से लेके यहां तक का जो आप पार्ट मान लेते हैं वो है जी कितना, 66.5 डिग्री का। यानी ऑर्बिटल प्लेन पे हमारी अर्थ झुकी हुई है कितनी, 66.5 डिग्री, ठीक। बाकी तो इसमें ज्यादा नहीं, बस ये वाली बात याद रखनी है आपको, क्या कि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। बाकी कुछ बातें मैंने आपको इसमें और बताई है, वो आप जरूर देख लेना एक बार। वैसे इतनी जरूरी वो थी नहीं, बाकी मैंने फिर भी आपको बता दी है। उसके बाद आप देखते हैं पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति। इसके बारे में हम पिछले डायग्राम में अच्छे से देख चुके हैं। 6 महीने की होती है अवधि, क्या है वो हमने देखा। 21 मार्च
से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे उससे अधिक समय तक प्राप्त करता है। ये भी हम लोगों ने देख लिया है जी, ठीक है। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि भाई ये चीज नई क्या चल रही है। इससे पिछली वाली स्लाइड में जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें हम लोग ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। यहां दिन बड़े रातें छोटी होती है। इस स्लाइड को पढ़ने के बाद जब आप वो डायग्राम देखोगे तो वो चीज आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी गाइस। ओके, यहां से आगे देख लेते हैं। फिर वही है 23 सितंबर से 21 मार्च सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे से अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है और दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक का दिन रहता है। उस प्रकार उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर 6 महीने के दिन और रात या 6 महीने का दिन 6 महीने की रात की अवस्था रहती है। अब ये कैसे होता है, 3 महीने ऊपर जाने में, 3 महीने साउथ की तरफ मूव करने में टाइम लगता है, तो वो सारी की सारी बातें हम लोगों ने उस डायग्राम में देखी है। ये स्लाइड को आप रोक के एक बार जरूर देख लेना। मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूं, उस डायग्राम पे जरूर फोकस करना आप, ठीक है जी। और ऐसा भी कहते हैं हम लोग कि हमारी पृथ्वी पे नदर्न हेमिस्फेयर में उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की बजाय तापमान ज्यादा होता है या तापमान ज्यादा प्राप्त होता है उत्तरी गोलार्ध में। उसके पीछे की वजह, 2 वजह जो आपको इधर बता रहा हूं मैं, वजह और भी है। एक तो यह है कि हमारी जो अर्थ पे जो नदर्न हेमिस्फेयर का पार्ट है वहां पे लैंड पार्ट ज्यादा है, भूमि का पार्ट ज्यादा है, ठीक है। तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो उस वजह से भी वहां पे तापमान ज्यादा रहता है। दूसरी बात कि सूरज दक्षिणी गोलार्ध की बजाय उत्तरी गोलार्ध में कुछ दिन ज्यादा रहता है, तो ज्यादा सोलर रेडिएशन प्राप्त होता है नदर्न हेमिस्फीयर को, उस वजह से भी वो गर्म रहता है। कुछ वजह और भी हैं, बाकी ये 2 जो मेन वजह थी ये मैंने आपको बताई है। आगे देखते हैं जी, चेंज ऑफ सीजन्स। हालांकि इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे पहले, बट मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जैसे ऑटम था यहाँ पे स्प्रिंग था, ठीक है। यहाँ पे जैसे दिसंबर, यहाँ पे जून, यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से ये हमारा सूरज है, ये हमारा सूरज है। आपको पता है कि हमारी अर्थ इसी ऑर्बिट पे, इसे आप क्या बोलते हो, इसे आप ऑर्बिट बोलते हो। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, कक्षा होता है ना। कक्षा मतलब कक्ष या कक्षा या रास्ता। कक्षा भी आप इसको बोलते हो, इसको आप रास्ता भी बोलते हो, आप इसको पथ भी बोलते हो, ठीक है। आप इसको कक्ष भी बोलते हो, ठीक, सारे शब्द वही हैं। तो ये हमारा सूरज है। तो इसके चारों ओर हमारी पृथ्वी घूमती है। मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से क्या है आप देखते हैं कि जो सूरज के चारों ओर घूमते टाइम पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज के सामने होगा, जैसे उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा सूरज के सामने रहता है कब, जून और जुलाई वाले पार्ट में, तो वहां पे गर्मी होगी उत्तरी गोलार्ध में। जब दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा सूरज के सामने होगा तो वहां पे क्या होगी, वहां पे गर्मी होगी दक्षिणी गोलार्ध में। जब सूरज का हिस्सा, या मैं कहूं जब हमारी पृथ्वी का हिस्सा सूरज के सामने रहेगा दक्षिणी गोलार्ध वाला, तो दक्षिणी गोलार्ध में तो क्या होगी, गर्मी होगी, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी जी, सर्दी होगी। ठीक इसका उल्टा तब होता है जब उत्तरी गोलार्ध में सूरज की रोशनी अधिकतम प्राप्त होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है आपकी गर्मी, तो वहीं दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रही होती है, सर्दियां हो रही होती है। टाइम पीरियड क्या है, दिसंबर का, जनवरी का। टाइम पीरियड क्या है, जून का और जुलाई का, अगस्त का, मई का। ये सारी की सारी बातें आप डायग्राम से आप समझ सकते हो। वैसे ऑटम इक्विनॉक्स क्या है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स क्या है, ऋतु में क्या है, हम लोग पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं जी, ठीक है गाइस। तो यहां तक कोई आपको डाउट? ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं यहां से इसको पढ़ के। पृथ्वी न केवल अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है, घूमती है, वरन सूर्य की परिक्रमा भी करती है, यानी अपने अक्ष पे भी घूम रही है, दिन रात भी बन रहे हैं, ऋतु परिवर्तन भी हो रहा है। ऋतु परिवर्तन सूर्य की परिक्रमा से हो रहा है, दिन रात बन रहे हैं अपने अक्ष पर घूमने से। ओके, अतः पृथ्वी की सूर्य से सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती हैं, बिल्कुल बदलती रहती है जी। तो पृथ्वी का कोई हिस्सा उसके सामने होगा तो कोई हिस्सा उसके पीछे होगा, यानी दिन और रात की अवस्थाएं। 4 मुख्य अवस्थाएं आती हैं, और इन 4 मुख्य अवस्थाओं को आप लोग क्या बोलते हो, सीजन, यानी ऋतुएं। अब वेदर, सीजन, क्लाइमेट में क्या फर्क होता है वो भी हम लोग देखेंगे, बट अभी तो हम लोग यहाँ पे सीजन की ही बात कर रहे हैं जी। और इन्हीं अवस्थाओं में या इन्हीं अवस्थाओं के परिवर्तन से क्या होता है, बोलो, ऋतु परिवर्तन होता है। ओके, गुड। थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं जी। 21 जून की स्थिति, 21 जून कर्क रेखा पर, ये सारी की सारी बातें उस डायग्राम से वही डायग्राम जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। 21 जून क्या है, 22 दिसंबर क्या है, 21 मार्च क्या है, 23 सितंबर क्या है, वो सारी की सारी बातें आपको उस डायग्राम से समझ में आ जाएगी जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। जैसे ये वाला, ये सारी की सारी बातें वही हैं। देखो, 23 सितंबर उन्मुख होता है और परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम होने लगती है, वो सारी की सारी बातें, इनको पढ़ लेना आप अच्छे से। लेकिन उस डायग्राम पे मैं बार बार उस डायग्राम का फोकस कर रहा हूं, उस पर जरूर फोकस करना, ठीक है। ओके मित्र, 22 दिसंबर की स्थिति, विंटर सोल्स्टिस क्या है, वो सारी की सारी बातें वहां पे हम लोग पहले ही
हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में मैं क्या आपको नया बताऊं। ठीक है, बाकी इसको एक बार पढ़ लेना, लेकिन डायग्राम वही वाला ध्यान रखना। ओके, 21 मार्च 23 सितंबर की स्थितियां वही बातें हैं। 21 मार्च को क्या होगा बोलो, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। 23 सितंबर को क्या होगा बोलो, ऑटम इक्विनॉक्स। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि सूरज यहां पे इक्वेटर पे चमक रहा होता है। जब इक्वेटर पे चमक रहा होता है तो पूरी दुनिया में सनलाइट बराबर जाती है लगभग, है ना, तो 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं। उसको आप क्या बोलते हो, इक्विनॉक्स यानी विषुव। ठीक है, वही सारी बातें हैं इसमें, वही सारी की सारी बातें इसमें बताई गई हैं। ऋतु परिवर्तन ये सब, है ना, इन दोनों स्थितियों को विषुव कहते हैं। 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव कहते हैं, हम लोगों ने देखा, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और 23 सितंबर की स्थिति को क्या बोल देते हैं जी, शरद विषुव यानी ऑटम इक्विनॉक्स, हम लोग डायग्राम में देख चुके हैं जी। ओके गाइज, मेरे प्यारे दोस्त, डायग्राम को अच्छे से फोकस करना। और मैंने कोशिश यही की आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल या साधारण से साधारण भाषा में मैं आपको समझाऊं। क्लासेस हमारी रिदम से चलती रहेंगी, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी स्टडी के साथ साथ त्योहार जो आ रहे हैं, अभी दिवाली आ रही है, ठीक, तो उसकी भी खुशियों के साथ साथ में आप अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई त्योहारों की खुशी के चक्कर में पढ़ाई को आप रोक देंगे, नहीं, दोनों चीजें चलती रहे तो ज्यादा अच्छा है, लॉस नहीं होगा। ठीक है, बाकी अच्छा कंटेंट के साथ या अच्छे कंटेंट के साथ में हमारी सारी टीम आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल लगन के साथ मेहनत कर रही है। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए और कमेंट जरूर करना जहां पे भी आपको कुछ कमी नजर आती है, कैसी भी। वैसे तो हमारी पूरी कोशिश रहती है, हमारी जो पूरी आईटी की टीम है वो पूरी लगी हुई रहती है, लेकिन फिर भी अगर कहीं से आपको कुछ कमी आती है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वो कमी दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है जी, आपको मेरी तरफ से यानी कपिल और जो हमारी पूरी टीम है उनकी तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने परिवार के साथ में बहुत अच्छी खुशियों के साथ आप त्योहार को मनाइए। ठीक है, और आपकी सफलता के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ओके गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।